हेलो बच्चों, क्या हाल चाल आप लोगों के? बढ़िया। बच्चों, मेरा नाम है प्रवीण और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस लेक्चर में। आज हम करने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का लेक्चर नंबर 6। तो आइए शुरू करते हैं बच्चों, बिना किसी देरी के। यस, तो पहले अपन ये देख लेते कि आज अपन क्या पढ़ने वाले। तो आज अपन बात करेंगे यार इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है भाई, बहुत बढ़िया बात। आगे बढ़ने से पहले यार, जो मैंने आपको कल होमवर्क दिया था, होपिंग दैट कि वो आपने कर लिया होगा, और जो भी आपका आंसर आया होगा, मैंने आपसे कहा था कि कमेंट में देखिए क्या आपका आंसर आया। और अब हम आज इसको पहले सॉल्व करेंगे और आप अपना आंसर मैच करने की कोशिश करिए कि क्या जो आपने सॉल्व किया वो सही किया या गलत किया, और अगर गलत किया तो किस स्टेप पर जाकर के गलत किया, फिर उस स्टेप पर वर्क करिए कि आपको कौन सा कॉन्सेप्ट नहीं आता है ना, तभी आपको पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं भाई। तो मैं पहले होमवर्क देख लेता हूं, मैंने आपको क्या क्या होमवर्क दिया था। लेट मी चेक। तो 2 क्वेश्चन दिए थे जितना मुझे याद है। कौन कौन सा था भाई? 2 क्वेश्चन। यस, तो एक क्वेश्चन तो था, किधर गया? यस, ये वाला। तो एक क्वेश्चन तो भाई ये वाला था, है ना। यहां पर एक चार्ज रखा हुआ है Q, यहां पर एक चार्ज रखा हुआ है -Q, और आपको क्या करना था, यहां पर एक तीसरा चार्ज रखा हुआ है जिसको आपने नाम दिया हुआ था Q0। ये दूरी भी आपको दी हुई थी R, ये थी A और ये वाली भी थी A, और आपको फोर्स निकालना था इस Q0 पर कितना फोर्स लगेगा। ठीक है, तो एक तो क्वेश्चन ये था। ठीक है, अभी सॉल्व कर लेते हैं इसको, लेकिन उससे पहले मैं दूसरा वाला भी ड्रॉ कर लेता हूं। दूसरा वाला क्वेश्चन क्या था? दूसरा वाला क्वेश्चन ये था कि भैया यहां पर भी एक तो चार्ज रखा हुआ था, उसको अपन ऐसे डिस्प्लेस कर रहे थे, है ना, इस डायरेक्शन में, और जो चार्ज रखे हुए थे वो ऐसे रखे हुए थे इस टाइप से। यहां पर चार्ज कितना था भाई? Q था, इधर भी Q था, और इधर की तरफ था -Q0 के बराबर। ये दूरी R थी, ये भी R थी, और ठीक है, आपको बोला हुआ था कि अगर -Q0 को स्लाइटली डिस्टर्ब किया जाए तो, और छोड़ा जाए, रिलीज किया जाए, तो आपको SHM का टाइम पीरियड बताना है, और आपको इसका मास भी यहाँ पर दिया हुआ था। ठीक है सर, बहुत बढ़िया बात है। तो चलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको देखते हैं। कल भी मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन करवाया था, है ना। तो अगर वो आपको समझ में आ गया होगा तो इस क्वेश्चन को करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो सबसे पहले तो देखिए, इस Q0 पर कितने फोर्स लगेंगे? 2 लगेंगे। एक तो इस Q की वजह से, दूसरा इस -Q की वजह से। दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, ये वाला और ये वाला, तो एक दूसरे को क्या करेंगे भाई? रिपेल करेंगे। तो देखो, इसने इसके ऊपर ऐसे धक्का मार दिया, तो इसने जो फोर्स लगाया उसको अपन नाम देते हैं भाई F1। ठीक है सर। अब ये F1 की वैल्यू कितनी आएगी? ये दूरी कितनी हो जाएगी पहले बताइए? ये हो जाएगी √में R² प्लस A² के बरोबर। ठीक है, तो F1 कितना हो जाएगा? Q0 अपॉन में दूरी का स्क्वायर। दूरी कितनी बच्चों? R² प्लस A² का रूट है, उसका स्क्वायर करिए तो ये आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्शन अपन अपने कॉमन सेंस से दिखाई दिए। अच्छा ठीक है, इसी तरीके से ये जो Q0 है ना, इस पर ये -Q किधर लगाएगा? तो आप अपने आप को यहां पर इमेजिन करो, सोचो तुम यहां पर खड़े हो, ये -Q तुम्हारे ऊपर किधर फोर्स लगाएगा? ये तुमको अपनी तरफ खींचेगा इस तरीके से। सही बोल रहा हूं ना? बिल्कुल, तो ऐसे फोर्स लगाएगा। ये ऐसे फोर्स लगाएगा, जिसकी डायरेक्शन आनी चाहिए बच्चों इस तरफ। इसको अपन F2 कह देते हैं। अच्छा, ये दूरी कितनी होगी? सर ये भी तो A² प्लस R² के रूट के बराबर ही होगी। बिल्कुल ठीक है। अब अगर ये दूरी इतनी है, ये दूरी भी इतनी है, तो बच्चों अगर मैं इस एंगल को थीटा बोल दूंगा ना भाई, तो ये वाला भी पक्का थीटा ही होगा, क्योंकि दोनों के दोनों ट्रायंगल एक ही जैसे बन गए। आगे ना? ठीक है सर। अब ये F2 कितना होगा? सर -Q की जगह +Q है इधर, और इधर -Q है, बस साइन का ही तो डिफरेंस है। बाकी कॉन्फ़िगरेशन तो इधर भी Q और Q0 का बन रहा है, इधर भी Q और Q0 का बन रहा है। यस और नॉट? और चूंकि हम लोग डायरेक्शन तो अपने कॉमन सेंस से दिखा ही चुके हैं, तो हमें तो अब केवल मैग्नीट्यूड लिखना है। तो बच्चों F2 का मैग्नीट्यूड भी इतना ही आ जाएगा। सही बात है ना? मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं अपन यहाँ पर। ठीक है, अब मुझे इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। तो बच्चों याद करिए, कल अपन ने कॉम्पोनेंट मेथड पढ़ा था, है ना। तो हम क्या करेंगे, आज भी उसी कॉम्पोनेंट मेथड को यूज करेंगे। ये थीटा है ना बच्चों, तो डेफिनेटली ये भी थीटा हो जाएगा, और ये थीटा है तो ये वाला भी थीटा हो जाएगा। ओके, अब आपको क्या करना है? F1 के कंपोनेंट करने हैं। याद करिए मैंने क्या बताया था कि थीटा की तरफ वाला हमेशा कौन सा कंपोनेंट होता है? कॉस वाला कंपोनेंट होता है, और दूसरा वाला कंपोनेंट कौन सा होगा? साइन वाला कंपोनेंट होगा। ठीक है सर। इसी तरीके से इस F2 के भी 2 कंपोनेंट कर दीजिए। एक इधर आ जाएगा, दूसरा इधर आ जाएगा। इधर कौन सा हो जाएगा? F2 cos थीटा, इधर कौन सा हो जाएगा? F2 sin थीटा। ध्यान से देखिए बच्चों, अब आपको F1 F2 को भूल जाना है, आपको इन 4 फोर्स को देखना है।
F1 sin थीटा, F2 sin थीटा, F1 cos थीटा, F2 cos थीटा। क्या आपको वही दिख रहा है जो मुझे दिख रहा है? मुझे तो ये दिख रहा है कि कुछ फोर्स यहां पर कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये F1 sin थीटा और ये F2 sin थीटा आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। डायरेक्शन क्या है? दोनों की अपोजिट है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो डेफिनेटली a माइनस बी के अकॉर्डिंग इन दोनों का रिजल्टेंट जीरो आ जाएगा। तो केवल रिजल्टेंट इन दोनों की वजह से आएगा। तो एफिनेट बराबर कितना हो गया भाई? एफिनेट हो गया, ये हो गया F1 cos थीटा प्लस F2 cos थीटा के बराबर। ठीक है सर। अब F1 cos थीटा और F2 cos थीटा जोड़ना है आपको भाई, दोनों के दोनों बराबर है, तो क्यों ना हम इसको 2F1 cos थीटा लिख दें। सही बात है ना? इसके पीछे रीजन क्या है कि F1 और F2 दोनों का मैग्नीट्यूड यहां पर बराबर है बच्चों। सही बात है ना? बिल्कुल। अब F1 कितना है? 2 की जगह पर 2 है। F1 का मैग्नीट्यूड वो लिखा हुआ है के क्यू नॉट अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कॉस थीटा देखना ट्रायंगल से कितना आ रहा है? कॉस थीटा होता है सर बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है भाई इसका? ए है। हाइपोटेनियस कितना है? अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है। तो बताइए फोर्स कितना आ गया? 2 नॉट ए डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर, यहां पर 1 है पावर, यहां पर 1/2 है बच्चों, तो पावर टोटल कितनी हो जाएगी? 3/2। ये लीजिए एफिनेट आ गया। ओके, तो ये लीजिए आपका फोर्स आ गया। समझ गए बात को कैसे करना है? ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। कितने बच्चों का यही आंसर आ रहा था? किसी का आ रहा था क्या भाई? पक्का? डायरेक्शन वायरेक्शन सब सही आ रही थी? ये कि जो मैंने किया है इसी तरफ डायरेक्शन आ रही थी उसकी? अगर आ रही थी तो बहुत बढ़िया है, बहुत बधाई हो आपको। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हम्म अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा था? इस माइनस क्यू नॉट को अगर स्लाइटली अपन डिस्टर्ब करें इधर इस तरफ, तो डिस्टर्ब कर देते हैं भाई इसको। ये लो, एक्स से डिस्प्लेस कर दिया अपन ने। याद रखना क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि स्लाइटली डिस्प्लेस किया हुआ है, मतलब एक्स की वैल्यू बहुत छोटी है एज कंपेयर टू आर, है ना? ये अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है स्लाइटली डिस्प्लेस्ड। ठीक है। अब सोचिए जब ये माइनस क्यू नॉट यहां पर पहुंचेगा, इधर पहुंचा दे इसको, इधर यहां पर पहुंचा दे, तो बताइए इस माइनस क्यू नॉट पर कितने फोर्स लगेंगे? दो लगेंगे भाई। दो कौन कौन से? एक तो ये वाला प्लस क्यू लगाएगा, एक ये वाला प्लस क्यू लगाएगा। तुम अपने आप को कहां इमेजिन करो? यहां पर, क्योंकि हमें इस पर फोर्स देखना है। ठीक है जी। तो जब आप इस पर फोर्स देखोगे ना, तो अपने आप को यहां इमेजिन करो। तो सोचो तुम यहां पर खड़े हो, ये प्लस क्यू तुम्हें अपनी तरफ खींचेगा, बिल्कुल ठीक है। और इसी तरीके से ये वाला प्लस क्यू भी तुमको अपनी तरफ खींचेगा, तो एक फोर्स तो लगेगा इधर, दूसरा लगेगा इधर। सही बात है? बिल्कुल, यस बिल्कुल सही बात है। यहां तक की पिक्चर आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। अच्छा ठीक है सर, बहुत बढ़िया बात है। तो लेकिन अब हमें एसएचएम वाले क्वेश्चन याद है कैसे करने थे? कल मैंने आपको स्टेप लिखाया था। सबसे पहले मीन पोजीशन पता करो, मतलब वो पोजीशन जहां पर फोर्स जीरो हो। तो बच्चों ये इसकी मीन पोजीशन हो गई। फिर वहां से क्या करो, उसको डिस्टर्ब करो थोड़ा सा, तो हमने इसको डिस्टर्ब कर दिया। डिस्टर्ब करने के बाद नेट फोर्स निकालो। तो अब हमारा नेक्स्ट काम है नेट फोर्स निकालना। तो बच्चों इस फोर्स को मैं F1 कह रहा हूं, इस फोर्स को मैं F2 कह रहा हूं। तो ध्यान से देखिए, ये दूरी जो होगी ना, ये हो जाएगी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, और ये वाली दूरी भी हो जाएगी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। तो बताइए F1 कितना होगा? डायरेक्शन अपन ने कॉमन सेंस से दिखा दी, अपन केवल मैग्नीट्यूड लिखेंगे। ए क्यू नॉट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितनी है भाई? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्या F2 भी उतना ही आएगा? तो जवाब है यस, उतना ही आएगा। क्यों? क्योंकि सब कुछ तो सेम है इसके और इसके लिए, आगे ना, तो F2 भी उतना ही आएगा। ओके। अब जो एक बात मुझे बताइए, आपको क्या करना है? इसका और इसका रिजल्टेंट निकालना है। तो यहां पर एक तरीका तो क्या होगा कि मैं दोनों के बीच का एंगल पता करूं पहले। उससे तो बढ़िया ये है कि कंपोनेंट मेथड अपन यूज कर लें। कंपोनेंट मेथड के लिए मुझे क्या चाहिए बच्चों? ये एंगल चाहिए होगा। तो इसको अगर मैं थीटा बोल देता हूं ना बच्चों, तो ये वाला भी एंगल डेफिनेटली थीटा होगा। ओके। अब हमें क्या करना है? अब हमें थोड़ा सा कंपोनेंट करना है। कैसे करना है कंपोनेंट, वो समझिए। देखो बच्चों, ये एंगल थीटा है ना भाई, तो ये वाला भी पक्का थीटा हो जाएगा। ये थीटा है तो ये भी थीटा, ये थीटा है तो ये वाला भी थीटा हो जाएगा। सही बात है? बिल्कुल। F1 के भी दो कंपोनेंट हो जाएंगे। एक तो आ जाएगा इस तरफ F1 का cos थीटा वाला कंपोनेंट, और एक आ जाएगा बच्चों इस तरफ F1 का sin थीटा वाला कंपोनेंट। ओके। सिमिलरली F2 के भी दो कंपोनेंट किए जा सकते हैं। F2 का एक कंपोनेंट आ जाएगा बच्चों इस तरफ, कितना आएगा? ये F2 cos थीटा। और F2 का एक और कंपोनेंट आ जाएगा इस तरफ, है ना, इस तरफ F2 का sin थीटा वाला कंपोनेंट। सही बात है? बिल्कुल। ध्यान से देखिए, ये दोनों आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? कैंसिल। तो ये लीजिए कैंसिल आउट हो गए। तो बताइए एफिनेट कितना बचा? सर एफिनेट हो जाएगा ये दोनों का वेक्टर सम। अब इन दोनों की डायरेक्शन तो सेम है, तो इन दोनों को जोड़ दो।
तो F1 sin थीटा प्लस F2 sin थीटा। क्या F1 और F2 का मैग्नीट्यूड बराबर है? यस, तो F2 की जगह भी आप F1 लिख सकते हैं, इसलिए ये बन जाएगा 2F1 sin थीटा। रीजन क्या है इसके पीछे? F1 और F2 का मैग्नीट्यूड बराबर है, ठीक है। ओके, इज इक्वल टू 2 की जगह पर 2 है, F1 की जगह कितना लिख सकते हैं वो लिख दीजिए, K Q नॉट डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और बच्चों ट्राइंगल से देखना साइन थीटा कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है? एक्स है, और हाइपोटेनियस कितना है? अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर है। क्लियर है? यहां तक थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा 2k नॉट डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू में, तो ये लीजिए भाई साहब अपना एफ नेट आ गया। ओके, क्या यहाँ पर आपको एसएचएम वाला फोर्स नजर आ रहा है? हाँ नजर आ रहा है ना सर, आपने कहा था एफ बराबर के एक्स होना चाहिए, नहीं मैंने कहा था एफ बराबर माइनस के एक्स होना चाहिए, पहली गलती। दूसरी बात, क्या केवल न्यूमरेटर में ही एक्स आ रहा है? तो जवाब है नहीं, डिनोमिनेटर में भी तो एक्स है। तो अभी अपन नहीं कह सकते कि भाई ये एसएचएम देगा। एसएचएम देने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए कि एफ और एक्स का रिलेशन लीनियर होना चाहिए, मतलब एक्स की कोई दूसरी पावर नहीं होनी चाहिए वहां पर सिंगल के अलावा, वो भी न्यूमरेटर के अंदर होनी चाहिए बस। जबकि यहाँ पर एक्स न्यूमरेटर में भी आ रहा है, डिनोमिनेटर में भी आ रहा है। तो बच्चों इसका सोल्यूशन आपको यहां पर दिया हुआ है, देखो क्या बोला हुआ है कि x इज वेरी वेरी लेस देन आर। बच्चों अगर x की वैल्यू r से बहुत छोटी है तो क्या मैं आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को अप्रोक्सीमेटली आर स्क्वायर लिख सकता हूं? ये याद करो, मैंने आपको कल ही सिखाया था कि अगर ऐसे अप्रोक्सीमेशन करना हो तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को अपन अप्रोक्सीमेटली क्या लिख देंगे? आर स्क्वायर, और इसकी पावर कितनी है भाई? 3/2 है, और x की जगह पर x है। ओके, अब यहां पर देखो ये स्क्वायर से पावर 2 कट जाएगी तो क्या बचेगा? तो सर एफ नेट की वैल्यू आ गई, एफ नेट बराबर आ जाएगा 2k नॉट अपॉन में आर क्यूब इंटू में एक्स। हाँ अभी बन गया, लेकिन अभी भी माइनस की कमी है। देखो माइनस लेके आते हैं अपन लोग, इसी को ही अगर मैं आपसे पूछूं वेक्टर फॉर्म में लिखो भाई, तो देखिए एफ नेट क्या बन जाएगा। ध्यान से देखो, आपने डिस्प्लेसमेंट किधर दिया था? ये येलो वाला एरो दिख रहा है ऊपर की तरफ, तो डिस्प्लेसमेंट दिया था ऊपर की तरफ, जबकि ये F2 sin थीटा और F1 sin थीटा किस तरफ आ रहा है? नीचे की तरफ। तो क्या ये जो F नेट है मतलब इस तरफ, और जो आपने डिस्प्लेसमेंट दिया था वो दोनों अपोजिट आ रहे हैं? तो जवाब है यस, और इसी वजह से बच्चों यहां पर एक माइनस आ जाएगा। तो ये माइनस बेसिकली आपको क्या बताता है? ये माइनस बताता है कि भैया F नेट और X अपोजिट हैं। सही बात है ना? बिल्कुल, तो ये दोनों के दोनों एक दूसरे से क्या हो रहे हैं? अपोजिट हो रहे हैं। ठीक है सर, अब अगला काम क्या करना है? एफ नेट निकालने के बाद कंपेयर करना है, तो आइए कंपेयर करते हैं। किसके साथ कंपेयर करना है? एफ बराबर माइनस में के एक्स के साथ। तो बच्चों जब आप इसको इसके साथ कंपेयर करोगे तो देखो के की जगह पर क्या है? ये है, इसलिए टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितना होता है? 2 पाई अंडर रूट में मास अपॉन में के। तो बच्चों के की जगह पर क्या लिख सकते हैं? ये लिख देंगे। ओके, तो ये हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट में एम बाई के, और के का मतलब ये पूरा 2k नॉट अपॉन आर क्यूब, तो आर क्यूब चला जाएगा ऊपर, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब मुझे बताओ कि कितने लोगों का ये आ रहा था भाई? ध्यान से देखो इसको एक बार अच्छे से, और अगर दिक्कत है तो कोशिश करो कि कहां दिक्कत हो रही है। हाँ जी, हो गया ये डन? क्या बोलती पब्लिक? चलो भैया इसको नोट कर लीजिए जिन्होंने नहीं किया है, और अभी अपन यहां से बढ़ेंगे आगे। ओके चलिए बच्चों, हो गया नोट? स्क्रीन को पॉज करिए, नोट डाउन करिए और आगे बढ़िए, ठीक है। चलो तो अभी आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और करवाता हूं, है ना, वन मोर क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि दो स्ट्रिंग्स है ना, और उन दो स्ट्रिंग से अपन ने क्या किया है, उनको एक ही जगह पर लटकाया हुआ है। पहली बात ये लीजिए, से लटका दिया एक ही जगह पर, और इन दोनों स्ट्रिंग्स पर ना ऐसे दो बॉल्स हैं यहां पर, ये वाली, जिनका मास m है, चार्ज q है। ओके ठीक है सर, और अभी ये इक्विलिब्रियम में है, और इक्विलिब्रियम में है और उस समय एंगल बना रही थीटा।
ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए, मैं वही वर्ड बाय वर्ड इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन क्या है कि दो स्ट्रिंग है, उनको हमने दो स्ट्रिंग पर दो यहाँ पर छोटी छोटी सी बॉल से उनको लटका दिया और उन पर चार्ज है Q और उनका मास है M, ठीक है। और ये अभी इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब बच्चों नेट फोर्स भी 0 और नेट टॉर्क भी 0, ठीक है। अब हमने क्या किया बच्चों, इसी पूरे सेटअप को, इस पूरे सेटअप को हमने एक मीडियम में डुबो दिया, लिक्विड मान लेते हैं। तो हमने एक मीडियम में डुबो दिया, एक लिक्विड में डुबो दिया। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। ये लो, एक लिक्विड में डाल देते हैं इसको पूरे को। ये लिक्विड ना पूरे इन्फिनिटी तक फैला हुआ है, ऐसा मान लेना, हालांकि मैं दिखा नहीं रहा हूं, बट अज्यूम दैट। ये पूरा लिक्विड भरा हुआ है। ये ऐसे पूरा लिक्विड यहाँ पर भरा हुआ है, ठीक है। ये लिक्विड भर दिया अपन ने। इस लिक्विड का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ना, लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है बच्चों के, ओके, और वो हमें निकालना है, ठीक है। और क्या क्या दिया हुआ है साथ में, ये भी बोला हुआ है कि ये जो स्ट्रिंग्स है ना, वो अभी भी क्या करती है, थीटा एंगल ही बनाती है, अभी भी थीटा ही एंगल बना रही है ना। तो दोनों केसेस में स्ट्रिंग ने जो वर्टिकल के साथ एंगल बनाया ना, वो सेम है दोनों केस में, ठीक है। और आपको क्या डेटा दिया हुआ है, आपको एडिशनल डेटा ये दिया हुआ है कि जो लिक्विड है ना, उसकी डेंसिटी रो है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड वो तो आपको दिया हुआ है सिग्मा, और डेंसिटी ऑफ बॉब आपको दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ बॉब, इसको बॉब कह दीजिए, बॉल कह दीजिए, छोटा सा बॉल, एक ही बात है ना। तो डेंसिटी ऑफ बॉब आपको दिया हुआ है रो, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ गए, क्वेश्चन क्या है कि जब आपने, अच्छा ये अभी भी इक्विलिब्रियम में ही है पूरा सिस्टम, है ना, इन इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन समझ गए क्या है, ठीक है। तो ये दो बॉल्स थी जिनको आपने वैक्यूम में लटकाया हुआ है, एयर में लटकाया हुआ है तो एंगल थीटा थीटा बना रही है, मीडियम में लटका दिया तो भी एंगल थीटा थीटा बना रही है। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या है भाई। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम, देखो कैसे सॉल्व करना है इसको। मैं पहले इस डायग्राम को कॉपी कर लेता हूँ भाई, ये लीजिए, क्योंकि बार बार ऐसा डायग्राम थोड़ा ना बनेगा यार, एक दो बार और कॉपी कर लेते हैं, ये लीजिए। हाँ जी, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, है ना। तो कुछ बच्चे बोले सर वर्ड्स में लिखो क्वेश्चन को, भाई वर्ड्स में लिखूंगा ना तब भी तुम ये बोलोगे सर क्वेश्चन समझा दो पहले एक बार, आगे ना। तो मैंने पूरा आपको क्वेश्चन समझा दिया है यहाँ कि इस पूरे डायग्राम में हो क्या क्या रहा है, ठीक है। दो स्ट्रिंग से दो बॉब लटके हुए हैं, इक्विलिब्रियम में एंगल थीटा थीटा बना रहे हैं। इसी इसी पूरे सेटअप को जब अपने लिक्विड में डाल दिया, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमें पता करना है, तो लिक्विड की डेंसिटी सिग्मा है, बॉब की डेंसिटी जो है ना वो आपको रो दी हुई है, दोनों बॉब की डेंसिटी रो दी हुई भाई, है ना। और अभी भी एंगल थीटा थीटा बना रहे हैं, तो आपको बताना है कि के कितना होगा, समझ गए ना, ये क्वेश्चन था। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको भी। आप चाहे तो एक ट्राई कर सकते हैं इसको सॉल्व करने का, अदरवाइज मैं इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर रहा हूं अभी। तो आप देखते जाइए कि हम लोग यहाँ पर करते क्या क्या है, ठीक है ना भाई। चलो देखो कैसे निकालते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले आप मुझे बताइए कि क्योंकि इक्विलिब्रियम में है ना, और बच्चों इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, नेट फोर्स भी जीरो होना चाहिए, नेट टॉर्क भी जीरो होना चाहिए ना। तो कोई भी एक बॉब ले लेते हैं अपन, चलो ये वाली बॉब ले ली अपन। अच्छा दोनों स्ट्रिंग की लेंथ भी सेम है यहाँ पर, है ना, ये भी एल है ये भी एल, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों का मास सेम दिया हुआ, दोनों का चार्ज सेम दिया है, तो किसी भी एक बॉब को ले लो। जैसे मैंने कहा कि सर मैं तो इसको इसको
स्टडी करना चाहता हूं, ठीक है। तो इस पर चूंकि ये इक्विलिब्रियम में है तो इस पर भी नेट फोर्स 0 होना चाहिए, बिल्कुल सही है। तो पहले इस पर फोर्स देखते हैं कौन कौन से फोर्स लगेंगे। तो देखो बच्चों, एक तो ये इस पर फोर्स लगाएगा, कौन सा फोर्स लगाएगा सर, दोनों सेम नेचर के, तो एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, बरोबर है ना, बिल्कुल बिल्कुल लगेगा। अब ये दूरी कितनी होगी भाई, तो ये दूरी अगर मैं r मान लेता हूं ना, तो डेफिनेटली ये भी r हो जाएगी। क्यों हो जाएगी r, क्योंकि ये l दिया हुआ है, ये थीटा है, ये l है, ये थीटा है, और अगर इसको r बोल दिया तो ये भी r हो जाएगा, है ना, सिमेट्री से अपन ऐसा कह सकते हैं। ओके सर, ठीक है। इसके अलावा और कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं इस पर, सर एक इस पर एक mg भी लगेगा, ओके सर, इस पर एक टेंशन भी लगेगा, बिल्कुल ठीक है। और भी कोई फोर्स है क्या, तो जवाब है नहीं, अभी और कोई फोर्स नहीं लगेगा। अच्छा इधर देखो, इसमें इस वाले केस में कौन कौन से फोर्स दिखाओगे सर, एक तो भाई देखो इस पर mg लगेगा, है ना, ठीक है। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, ये लीजिए भाई साहब, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा दिया, क्योंकि सेम नेचर का चार्ज है तो रिपेल करेंगे, है ना। तो एक फोर्स लगा दिया, एफ ई डैश बोल देते हैं इसको, अभी देख लेंगे एफ ई कितना है, एफ ई डैश कितना है। ये जो दूरी है ना बच्चों, ये आर है, तो ये वाला भी आर होगा, क्योंकि ये थीटा है, ये एल है, तो वो पुराना वाला ही सेटअप है पूरा का पूरा, हाँ कि ना। तो ये दूरी भी आर होगी, ये वाली भी आर हो जाएगी, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर है, और ये वाली दूरी भी आर के बराबर है, ठीक है सर, बहुत बढ़िया बात है। और कौन कौन से फोर्स लगेंगे सर, एक टेंशन भी तो लगेगा इधर, बिल्कुल लगेगा, इसको अपन टी डैश बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टी डैश बोलते हैं, टी डैश। तो ये 3 फोर्स लग रहे हैं इस वाले केस में भी। तो मैं इसको थोड़ा सा और डार्क बना देता हूँ यहाँ पर, ताकि आप इसको देख पाए अच्छे से। तो ये 3 फोर्स लग रहे हैं मुझे, दिख रहे तीनों फोर्स आपको, ठीक है ना, ये और ये। अच्छा फिर इस वाले केस में देखो एक और चीज हो रही है, क्या हो रहा है एक और चीज, ये जो एंगल दिख रहा है ना आपको, ये वाला इस वाले केस में भी है और इस वाले केस में भी है। ये जो एंगल है ना थीटा है बच्चों, तो ये वाला भी कितना हो जाएगा भाई साहब, थीटा हो जाएगा, ओके। और चूंकि इसमें भी ये थीटा है, तो ये वाला इसमें भी कितना हो जाएगा बच्चों, थीटा के बराबर हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। अब चूंकि इक्विलिब्रियम में है, तो इस पर नेट फोर्स कितना होना चाहिए, 0। याद रखना, जब भी आपको नेट फोर्स 0 करवाना हो, तो कोई भी 2 डायरेक्शन पकड़ लो, जो भी तुम्हारा मन करे, आपस में परपेंडिकुलर डायरेक्शन होनी चाहिए, और उस 2 डायरेक्शन के फोर्स को 0 करवा दो। मतलब जैसे कोई भी 2 डायरेक्शन, वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हो सकती है, वो एक्स और वाई हो सकती है, वो कोई किसी एक, जैसे एक डायरेक्शन ये हो सकती है तो दूसरी ये हो सकती है, बट हमेशा दोनों को परपेंडिकुलर रख करके अपने को क्या करना है, दोनों डायरेक्शन में फोर्स निकालना है, फिर उनको बैलेंस करवा देना है। बैलेंस करवाना है मतलब हॉरिजॉन्टल वाले अलग से बैलेंस करवाने हैं, वर्टिकल वाले अलग से बैलेंस करवाना है। अगर मान लीजिए एक्स और वाई ले रहे हो, तो एक्स में अलग बैलेंस करवाना है, वाई में अलग बैलेंस करवाना है। ये बैलेंस करने का मतलब क्या हुआ, बैलेंस करने का मतलब हुआ कि आपको नेट फोर्स 0 करवाना है, एक्स में अलग से करवाना है, वाई में अलग से करवाना है, ठीक है ना, ये मैं कह रहा हूं। तो मैं क्या करता हूं बच्चों, यहां पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ले लेता हूं, 2 डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल में कौन सा फोर्स है भाई, एफ ई है, ठीक है। वर्टिकल में कौन सा फोर्स है, एम जी है, ठीक है। ये टी किस डायरेक्शन में है, ये ना ही तो वर्टिकल में है ना ही हॉरिजॉन्टल में है, इसलिए हमें यहाँ पर किसके कंपोनेंट करने पड़ेंगे, टी के कंपोनेंट करने पड़ेंगे। तो आइए टी के 2 कंपोनेंट कर दिए जाएं। टी का एक कंपोनेंट आ जाएगा बच्चों थीटा की तरफ वाला टी कॉस थीटा, और दूसरा कंपोनेंट आ जाएगा इधर थीटा की तरफ वाला, दूसरा वाला टी साइन थीटा के बराबर। सही बात है, बिल्कुल। अच्छा इसमें क्या होगा, इसमें भी यही होगा, बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही होगा। इसमें देखो थीटा की तरफ वाला जो कंपोनेंट आएगा ना, थीटा की तरफ वाला, वो कौन सा आएगा, वो आ जाएगा सर टी डैश का कॉस थीटा वाला कंपोनेंट, ओके। और जो दूसरा वाला कंपोनेंट आएगा वो कौन सा आएगा, वो आ जाएगा सर टी डैश का साइन थीटा वाला कंपोनेंट, ओके। बिल्कुल ठीक है, बात समझ में आ गई यहां तक। अच्छा अब मैंने क्या कहा था थोड़ी देर पहले, कि वर्टिकल वालों को अलग से इक्वेट करवाओ, हॉरिजॉन्टल वालों को अलग से इक्वेट करवाओ। मतलब वर्टिकल में अलग से इक्विलिब्रियम लगाओ, हॉरिजॉन्टल में अलग से इक्विलिब्रियम लगाओ। वर्टिकल में जब इक्विलिब्रियम लगाऊंगा ना बच्चों, वर्टिकल डायरेक्शन में जब मैं इक्विलिब्रियम लगाऊंगा, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या करना है मुझे, नेट फोर्स को 0 करना है। तो जैसे ही मैं यहां पर वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम लगाता हूं, तो देखो भाई इक्विलिब्रियम से मुझे क्या मिलता है, मुझे मिलेगा यहां पर वर्टिकल में ऊपर की तरफ टी कॉस थीटा है, नीचे की तरफ mg है, तो टी कॉस थीटा माइनस mg, ये नेट फोर्स कितना हो जाना चाहिए, 0 के बराबर। तो यहां से टी कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, mg के बराबर हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ओके। इसी तरीके से हॉरिजॉन्टल में देखो क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल में देखिए क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल में हो जाएगा इधर की तरफ टी साइन थीटा, इधर की तरफ एफ ई, तो टी साइन थीटा माइनस एफ ई बराबर कितना हो जाना चाहिए बच्चों, 0 के बराबर हो जाना चाहिए। इसका मतलब यहां पर मैं क्या बोल सकता हूं, कि जो टी साइन थीटा होना चाहिए वो एफ ई के बराबर हो जाना चाहिए।
सर ये Fe क्या है? अरे Fe इलेक्ट्रिक फोर्स है मेरे भाई। याद करिए दो चार्ज के बीच में कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लगता था? सर वो लगता था 1/4πε0, जिसको आप K लिखा करते थे, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये भी Q है, ये भी Q है, तो Q1 Q2 अपन में दूरी का स्क्वायर, दोनों के बीच की दूरी कितनी बच्चों? 2r, तो 2r का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस Fe को अपन बाद में यूज कर लेंगे, ठीक है ना? अच्छा सर ठीक है। अब इसमें सर फिर दोनों में अंतर क्या है? सर दोनों में तो कोई अंतर ही नहीं है अंतर है। इसमें क्या भरा हुआ है बच्चों? लिक्विड भरा हुआ है। तो अपार्ट फ्रॉम दीज फोर्सेस एक और फोर्स आएगा। कौन सा फोर्स आएगा? बायोंसी फोर्स। तो जब भी किसी बॉडी को अपन लिक्विड में डालते हैं तो उस पर एक एडिशनल फोर्स आ जाता है जिसको अपन कहते हैं बायोंसी फोर्स। तो यहां पर अपार्ट फ्रॉम दीज फोर्सेस जो आपको भी दिख रहे हैं, उनके अलावा एक और फोर्स लगेगा, बायोंसी फोर्स। और बायोंसी फोर्स किधर लगेगा? ऊपर की तरफ। तो एक फोर्स और आ गया जिसका नाम है बच्चों बायोंसी फोर्स, फोर्स ऑफ बायोंसी, FB कह रहे हैं अपन, ठीक है। अब ये FB क्या होता है? बायोंसी फोर्स। अब इस बायोंसी फोर्स की वैल्यू कितनी होती है? तो शायद आपने 11th में अगर फ्लूइड पढ़ा है तो अच्छी बात है, अदरवाइज जो मैं यहां पर लिख रहा हूं उसको याद रखिएगा। बायोंसी फोर्स की वैल्यू होती है बच्चों FB बराबर रो ऑफ फ्लूइड G इंटू V इनसाइड, ठीक है। ये V इनसाइड क्या है? ये V इनसाइड बॉडी का वो वॉल्यूम है जो कि फ्लूइड के अंदर है, वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड द फ्लूइड। ओके, ये रो F क्या है? ये फ्लूइड की डेंसिटी है, जो हमारे वाले क्वेश्चन में कितनी दी हुई बच्चों? सिग्मा, ठीक है। तो फ्लूइड की डेंसिटी तो हो गई रो F, और ये अपने को इस क्वेश्चन में कितनी दी हुई? सिग्मा। इसका मतलब मैं रो F की जगह तो लिख दूंगा भैया सिग्मा के बराबर, ठीक है। इस बॉब, क्या ये बॉब जिस पर मैं बायोंसी फोर्स लगा रहा हूं वो पूरी की पूरी फ्लूइड में डूबी हुई है? यस, बिल्कुल डूबी हुई। इसका मतलब V इनसाइड जो होगा वो पूरी की पूरी बॉब का वॉल्यूम हो जाएगा V के बराबर। क्लियर है यहां तक की बात? ओके ठीक है सर। अब इसके लिए भी इक्विलिब्रियम लगाना है अपने को। अब इक्विलिब्रियम में क्या लिखोगे? हॉरिजॉन्टल वाले फोर्स बैलेंस होंगे, वर्टिकल वाले बैलेंस होंगे। सबसे पहले वर्टिकल वालों को बैलेंस करवाते हैं। तो वर्टिकल में देखो कितने फोर्स है भाई? 3 फोर्स है, 1 2 और 3, 3 फोर्स लग रहे हैं। इनमें से दो तो एक ही डायरेक्शन में है, कौन से? ये और ये। जब दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हो तो दोनों जुड़ जाते हैं, इसका मतलब ये दोनों तो जुड़ जाएंगे, लेकिन ये इनके अपोजिट डायरेक्शन में mg, तो mg क्या होगा? इनमें से घट जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो वर्टिकल के लिए क्या इक्वेशन लिखेंगे अपन बताओ? वर्टिकल डायरेक्शन में क्या इक्वेशन लिखेंगे? वर्टिकल डायरेक्शन में अपन लिखेंगे इन वर्टिकल डायरेक्शन, तो वर्टिकल में लिखेंगे भाई साहब T डैश कॉस थीटा प्लस बायोंसी फोर्स बराबर माइनस mg, है ना, माइनस mg। और ये क्या होना चाहिए? 0 के बराबर होना चाहिए, तभी इक्विलिब्रियम में रह पाएगा। तो यहां से देखो बच्चों T डैश कॉस थीटा बराबर कितना आ गया? ये हो जाएगा mg माइनस में बायोंट फोर्स के बराबर। ओके, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। इसी तरीके से हॉरिजॉन्टल में क्या इक्वेशन बनेगी भाई? हॉरिजॉन्टल में देखो क्या इक्वेशन बनने वाली है। हॉरिजॉन्टल में कौन कौन से फोर्स दिख रहे हैं आपको? हॉरिजॉन्टल में दो ही तो फोर्स हैं, एक Fe डैश है और एक T डैश साइन थीटा है। ये इधर है वो उधर है, दोनों आपस में बैलेंस हो जाने चाहिए। इसका मतलब Fe डैश माइनस में T डैश साइन थीटा एंड दिस शुड बी इक्वल्स टू 0। तभी तो यहां पर अपन क्या कह सकते हैं कि T डैश साइन थीटा की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर हो जाएगी भाई? Fe डैश के बराबर हो जाएगी, ठीक है। सर ये Fe डैश क्या है? क्या ये वही है जो पहले था Fe? नहीं, याद रखो बच्चों, मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि जैसे ही मीडियम बदल जाएगा तो मीडियम में किसी भी एक चार्ज पर लगने वाला नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बदल जाएगा। यस और यस और क्या हो जाएगा? इन मीडियम Fe डैश की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई, क्या होती है मीडियम में? एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। R कितना भैया दोनों के बीच में? 2R का स्क्वायर। तो ये Fe डैश है, ठीक है। ओके, अब बच्चों हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 को, सॉरी पहले 2 को 1 से डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे ही मैं 2 को 1 से डिवाइड करूंगा ना तो देखो क्या बन जाएगा। सर जैसे आप 2 को 1 से डिवाइड करोगे ना तो T साइन थीटा अपॉन T कॉस थीटा बनेगा, ठीक है। अब मैं यहां पर आगे की कार्यवाही कर रहा हूं। अब बच्चों अब जो आगे मैं करने वाला हूं वो सिंपल मैथ्स होगी बस, है ना। तो सबसे पहले आप क्या करो, 2 को 1 से डिवाइड करो।
तो टी साइन थीटा को आपको किससे डिवाइड करना है? टी कॉस थीटा से डिवाइड करना है, ठीक है। तो एलएचएस वालों को डिवाइड कर दो और आरएचएस वालों को डिवाइड कर दो। टी साइन थीटा कितना आ रहा था? तो टी साइन थीटा आ रहा था एफ ई के बराबर, ओके। और टी कॉस थीटा कितना आ रहा था भाई? एम जी के बराबर। टी से टी कट जाएगा यहाँ पर, तो बन जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का मतलब क्या होता है भाई? सर ये तो टेन थीटा होता है, ओके। तो टेन थीटा बराबर कितना आ गया बच्चों? एफ ई बाई एम जी के बराबर आ गया। ये हो गई अपनी इक्वेशन नंबर 5, ओके। इसी तरीके से हम इक्वेशन नंबर 4 को भी 3 से डिवाइड करेंगे। तो जैसे आप 4 को 3 से डिवाइड करोगे तो देखो क्या मिलेगा, फ्रॉम 4/3। तो इक्वेशन नंबर 4 को 3 से डिवाइड करिए। 4 क्या है? टी डैश साइन थीटा, और 3 क्या है? टी डैश कॉस थीटा। इनको इससे डिवाइड करिए, ठीक है सर, कर दिया बराबर। तो जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो एफ ई डैश बाई एम जी माइनस एफ बी बन जाएगा, सही बात है। तो ये बन जाएगा एफ ई डैश अपॉन एम जी माइनस एफ बी के बराबर। टी डैश से टी डैश कटेगा तो ये बन जाएगा टेन थीटा बराबर एफ ई डैश माइनस अपॉन में एम जी माइनस में एफ बी के बराबर। ये लीजिए इक्वेशन नंबर 6 आ गई। ध्यान से देखिए, ये भी टेन थीटा है और इक्वेशन नंबर 5 भी टेन थीटा है। इसका मतलब 5 और 6 का एलएचएस साइड बराबर है, टेन थीटा, तो आरएचएस भी बराबर होना चाहिए। तो इक्वेशन नंबर 5 और 6 से अब मैं क्या कह सकता हूं? फ्रॉम 5 एंड 6। तो 5 और 6 से अब देखो, हम जो भी कर रहे हैं वो सिंपल मैथमेटिक्स है भाई, है ना। हम जो भी कर रहे हैं यहां पर मैथमेटिक्स कर रहे हैं पूरी की पूरी, कि टेन थीटा बराबर टेन थीटा करना है अपने को। तो वो तो था एफ ई बाई एम जी, और ये कितना है भाई? ये है एफ ई डैश अपॉन एम जी माइनस एफ बी है। सही बात है बिल्कुल। सर एफ ई से एफ ई काट दो, नहीं ये एफ ई है, ये एफ ई डैश है, तो काट नहीं सकते अपन इसको ऐसे, है ना। लेकिन कुछ जरूर कर सकते हैं अपन, वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो एफ ई की वैल्यू कितनी थी याद करो? ये थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में 2R का होल स्क्वायर, यही था। अपॉन में एम जी बराबर एफ ई डैश कितना था? ये था 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन में दूरी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम जी माइनस एफ बी। यही है ना भाई? हाँ यही बिल्कुल। बच्चों देखो, 1/4 पाई से 1/4 पाई कट गया, क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कट गया, और 2R का होल स्क्वायर से 2R का होल स्क्वायर कट गया ना भाई। तो यहां पर क्या क्या बचा? इधर बचा 1/एप्सिलॉन नॉट अपॉन में एम जी बचा, इज इक्वल्स टू इधर क्या बचा? इधर 1/एप्सिलॉन बचा अपॉन में एम जी माइनस में बाइंड फोर्स, ये बच गया। ठीक है सर, बहुत बढ़िया बात है। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई खेल लेते हैं ना। ये एप्सिलॉन नॉट इधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 में एप्सिलॉन नॉट एम जी बराबर 1 में एप्सिलॉन इंटू में एम जी माइनस में बाइंड फोर्स, ये बन जाएगा। ठीक है जी, इस एप्सिलॉन को इधर ले आओ, तो ये बन जाएगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू, और इस एम जी को इधर ले जाओ, तो ये बन जाएगा एम जी अपॉन में एम जी माइनस में बाइंड फोर्स। क्लियर है यहां तक? थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, बट आना चाहिए अपने को कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि ये बहुत सारे लगभग हर एग्जाम में आ चुका है भाई। यार याद है क्या ये क्या होता है? याद करो, किसी मीडियम की परमिटिविटी और वैक्यूम की परमिटिविटी के रेशियो को अपन ने एक नाम दिया था। क्या नाम दिया था? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। तो के कह दीजिए या एप्सिलॉन आर कह दीजिए, ये क्या होता है? एप्सिलॉन बटे में एप्सिलॉन नॉट है। यहां पर के क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। ये आपको मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर में या लेक्चर नंबर 2 में ये बात बताई थी कि मीडियम के अंदर इतना हो जाता है ना, कूलम्ब लॉ जब अपन ने पढ़ा था। ठीक है जी। इसके बाद mg की जगह पर मैं लिख रहा हूं mg, तो देखना k बराबर कितना हो गया? k बराबर एप्सिलॉन बटे में एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू अपने को कितनी दी रखी है? mg। ये देखो k, तो k बराबर क्या हो जाएगा? mg बटे में mg माइनस में बाइंड फोर्स, ये बन जाएगा। बिल्कुल ठीक है सर। तो k बराबर में क्या लिख सकता हूं? mg अपॉन में mg माइनस बाइंड फोर्स। अच्छा, m किसका मास है? m यहां पर बॉब का मास है, हाँ के ना? बिल्कुल ठीक है। तो m यहां पर उस बॉब का मास है। बच्चों एक फॉर्मूला है जो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, मास बराबर होता है क्या? डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम। बिल्कुल पढ़ा है सर, हाँ क्या ना? ठीक है जी। तो बॉब का मास में क्या लिख सकता हूं? बॉब की डेंसिटी, बॉब का वॉल्यूम। बॉब का वॉल्यूम अपन ने वी लिया हुआ है, बिल्कुल ठीक है, वी लिया हुआ है, और बॉब की डेंसिटी अपन ने रो ली हुई है, तो ये इसका मास हो जाएगा। तो मतलब मैं एम को रो इंटू वी लिख सकता हूं, सही बात है बिल्कुल। तो चलिए लिख देते हैं, रो वी इंटू जी
डिवाइडेड बाय रो वी इंटू जी माइनस बाइंड फोर्स का फॉर्मूला याद करो क्या होता है सर, वो होता है रो फ्लूइड जी इंटू वी, यही होता है ना, रो फ्लूइड जी इंटू वी, रो फ्लूइड जी इंटू वी इनसाइड। वी इनसाइड कितना है, बॉब का पूरा वॉल्यूम फ्लूइड के अंदर है, तो वी इनसाइड की जगह वी लिखना है। रो फ्लूइड कितना है हमारे क्वेश्चन में, सिग्मा है, तो क्या बन जाएगा बाइंड फोर्स, सिग्मा जी वी। तो बाइंड फोर्स की वैल्यू अपन वहां पुट कर रहे हैं सिग्मा जी वी के बराबर, तो ये हो गया सिग्मा जी वी के बराबर। बच्चों ध्यान से देखिए, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में से जीवी कट जाएगा, कट गया ना भाई, तो के बराबर कितना आ गया, तो के बराबर आ जाएगा रो बटे में रो माइनस में सिग्मा। ये लीजिए भाई साहब आंसर आ गया। अब इसको याद भी रखना है, ये फॉर्मूला काम का है, याद रख लेना है ना, कभी कभी क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन आ गया ना तो डायरेक्ट कर लोगे आप इसको। रो यहां पर क्या है, रो यहां पर बॉब की डेंसिटी है, सिग्मा यहां पर क्या है, सिग्मा यहां पर फ्लूइड की डेंसिटी है। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया क्या है, बॉब की डेंसिटी रो है, फ्लूइड की डेंसिटी सिग्मा है। तो इस फॉर्मूले को आप डायरेक्ट याद रखिएगा, के बराबर रो अपॉन रो माइनस सिग्मा। ठीक है, ये कब लगाना है, जब भी वो कंडीशन दे दी जाए जो हमको क्वेश्चन में करते वक्त हमने अज्यूम की थी। क्या कंडीशन अपन ने अज्यूम की थी कि अगर मान लीजिए दो बॉब से स्ट्रिंग बांध दें और ये इक्वल इक्वल एंगल बना रही हो, और अगर मीडियम बदल दिया जाए तो उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उस तरीके से निकाला जा सकता है। ठीक है, तो चलिए अब आप इसको नोट डाउन कर लीजिए पहले। हाँ जी, पहले ये क्वेश्चन नोट डाउन करिए स्क्रीन को पॉज करके। चलिए भैया, हो गया ये क्वेश्चन नोट डाउन। अब इसको नोट डाउन करिए, फिर से स्क्रीन को पॉज करिए। चलो भाई, हो गया ये, ऑलराइट। ये लिए, अब इसको नोट डाउन करो भाई। हो गया, चलो ठीक है, अब इसको नोट डाउन करिए स्क्रीन को पॉज करके ऑफ कोर्स। ठीक है, चलिए भाई, हो गया ये, अब इसको नोट डाउन करिए अगेन स्क्रीन को पॉज करके। चलो भाई, हो गया ये, आगे बढ़े। ओके, तो ये लीजिए अगला टॉपिक अपन पढ़ते हैं। अगला टॉपिक है बच्चों अपना इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, यस बिल्कुल। जैसे बच्चों मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड, किसी आसपास, किसी मैग्नेट के आसपास का रीजन होता है, जगह होती है ना, जहां पर आप उसके मैग्नेटिक इफेक्ट्स को फील कर सकते हैं। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वो रीजन होता है चार्ज के आसपास का रीजन है ना, रीजन सराउंडिंग अ चार्ज इन विच its electrical effects in which its electrical effects are observed, है ना, आर ऑब्जर्व लिखा भाई है ना, वरना मेरी राइटिंग भाई थोड़ी सी ऐसी है, अब इस उम्र में आ गया है ना भाई कि राइटिंग सुधार भी नहीं सकता। ठीक है, तो वो रीजन चार्ज के आसपास का जहां पर हम उसके इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स को ऑब्जर्व कर सकें या करते हैं, उस रीजन को हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो जैसे कोई मैग्नेट है, उसके आसपास आपने कोई दूसरा मैग्नेट रख दिया, तो हो सकता है कि वो पहले वाले मैग्नेट की वजह से अट्रैक्ट हो जाए या रिपेल हो जाए। हाँ क्या ना, क्यों होगा, क्योंकि उस पहले वाले मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड उस दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा। लेकिन क्या मैं ऐसा कर दूं कि उस पहले वाले मैग्नेट से 1 किलोमीटर दूर दूसरी मैग्नेट रखूं और वो भी उससे अट्रैक्ट हो जाए, ऐसा थोड़ी ना होता भाई। हाँ क्या ना, अनटिल अनलेस कि वो किसी साइंटिफिक पर्पस के लिए बनाया गया बहुत बड़ा मैग्नेट ना हो। सही बात है ना, बिल्कुल। तो यहां पर भी मैं ऐसा कह सकता हूं कि वो जो पहला वाला मैग्नेट था, उसका मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, वो एक पर्टिकुलर रीजन तक ही कन्फाइंड था, है ना। तो उस पर्टिकुलर रीजन में जब आप किसी ऑब्जेक्ट को रखोगे, तो ही किसी दूसरे मैग्नेट को रखोगे, तो उस दूसरे मैग्नेट पर उस पहले वाले मैग्नेट की वजह से तभी फोर्स लगेगा जब वहां पर उस रीजन में उसका मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होगा। सिमिलरली सिमिलरली किसी भी चार्ज के आसपास जब आप दूसरे चार्ज को रखोगे, तो उस दूसरे चार्ज पर पहले वाले चार्ज की वजह से फोर्स लगेगा। सही बात है, बिल्कुल, यस।
लेकिन क्या ऐसा होगा क्या कि एक चार्ज तो मैंने यहां रखा हुआ है, दूसरा चार्ज मैंने 50 किलोमीटर दूर रखा है, क्या इन दोनों के बीच में तब भी फोर्स लगेगा? यू कैन इमेजिन कि बहुत माइनर सा फोर्स लगेगा, अगर लगा भी तो वो आपको ऑब्जर्व नहीं हुआ, इतना कम फोर्स होगा। सही बात है ना? तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि वो जो दूसरा चार्ज था उस पर ये पहला चार्ज इसलिए फोर्स नहीं लगा रहा क्योंकि इसकी रीच से बाहर है। रीच मतलब इसकी पहुंच से बाहर है, पहुंच मतलब जहां तक इसका इफेक्ट रहता है उस रीजन से बाहर है। तो जिस रीजन में इस पहले चार्ज का इफेक्ट प्रेजेंट होता है उस रीजन को हम उस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, समझ गए इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है? अब इलेक्ट्रिक फील्ड को हम जिस फिजिकल क्वांटिटी से नापते हैं उसे कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसको बच्चों हम लोग ई से लिखेंगे भाई, ई वेक्टर है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? तो देखो जैसे मैंने आपसे कहा भी कि अगर कोई एक चार्ज आपने रखा हुआ है यहां पर इस जगह पे, ठीक है, और यहां पर एक दूसरा चार्ज रखा हुआ है क्यू नॉट, क्या ये क्यू इस क्यू नॉट पर फोर्स लगाएगा? तो जवाब है यस, बिल्कुल लगाएगा, बिल्कुल ठीक है। ये एक और चार्ज है बच्चों, क्यू डैश बोल देते हैं इसको, क्या ये क्यू डैश इस क्यू नॉट पर फोर्स लगाएगा? तो जवाब है यस, ये भी लगाएगा, इसमें क्या बुराई है? हाँ क्या ना? तो क्यू भी इस पर फोर्स लगाएगा, क्यू डैश भी इस पर लगाएगा, कौन ज्यादा लगाएगा? सर ऑब्वियस सी बात है, जिसका इफेक्ट यहां पर ज्यादा होगा। हाँ क्या ना भाई? ये भी इस पर फोर्स लगा रहा है, ये भी इस पर फोर्स लगा रहा है, लेकिन ज्यादा कौन लगाएगा? जिसका इफेक्ट यहां पर ज्यादा होगा। हाँ क्या ना? जिस जिसका इफेक्ट यहां पर ज्यादा होगा। तो हमें कैसे पता चलेगा किसका इफेक्ट ज्यादा है किसका इफेक्ट कम है? तो हम क्या करते हैं, एक फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन कर लेते हैं। वो फिजिकल क्वांटिटी क्या करेगी, किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर उस चार्ज के इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स, उस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बताएगी, है ना, कि किस पॉइंट पर किस चार्ज का कितना इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ होता है। जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ होगा उस चार्ज का फोर्स उतना ही ज्यादा होगा। तो यहां पर अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है, मतलब इसका यहां पर इफेक्ट ज्यादा है, तो हम कह देंगे कि भैया इसकी वजह से फोर्स ज्यादा लगेगा। और अगर मान लीजिए मैं आपसे ऐसा बोलूं कि इस पॉइंट पर इस क्यू डैश की वजह से इलेक्ट्रिकल इफेक्ट ज्यादा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट ज्यादा है, तो हम कह देंगे कि भैया इसकी वजह से ज्यादा फोर्स लगेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले एक फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन करनी पड़ेगी, और वो फिजिकल क्वांटिटी को अपन एक काम असाइन कर देंगे कि भाई तुझे ना क्या करना है, किसी भी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बताना है। ठीक है, तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ होगा हम कह देंगे कि उस चार्ज का इफेक्ट वहां पर उतना ही ज्यादा होता है। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को जिस फिजिकल क्वांटिटी से अपन नापते हैं उसको अपन कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, मैं लिख देता हूं यहां पर, इट इज यूज टू मेजर स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज एट अ पॉइंट। तो एक पॉइंट पर किसी चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, इसको जिस फिजिकल क्वांटिटी से अपन नापेंगे उसको अपन कहते हैं बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। चलिए लिख लिया आप लोगों ने? ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको डिफाइन कैसे किया जाता है, तो इसको डिफाइन करने का तरीका देखिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूं फिर आपको इसका मीनिंग समझाता हूं। ई वेक्टर ड्यू टू अ चार्ज एट अ पॉइंट is defined as electric force experienced by
यूनिट पॉजिटिव चार्ज। देखो मैंने यहां पर थोड़ा सा ना स्पेस छोड़ा है, ठीक है, वो इसलिए छोड़ा है ताकि एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ वो मैं आपको बता सकूं। अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। ठीक है, ये डेफिनेशन होती है इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब थोड़ी देर के लिए इस डेफिनेशन को भूल जाइए, जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो समझिए, क्योंकि डेफिनेशन ना आपको अपनी एग्जाम में खुद से बनानी होती है ना। मतलब आप रटोगे तो भूल जाओगे, लेकिन खुद से अगर आपको फॉर्मूला अपने दिमाग में फिट हो गया ना एक बार, तो डेफिनेशन आप खुद से आराम से एग्जाम में बना पाओगे। तो आपका जो मान लीजिए आप बोर्ड भी देने वाले होंगे डेफिनेटली, है ना, तो उसमें जब आप डेफिनेशन वगैरह लिखोगे ना, तो आपका दिमाग में एक एक्स्ट्रा बर्डन कम हो जाएगा, आपको डेफिनेशन वगैरह रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, तो देखिए क्या होता है भाई, ये क्यू है बच्चों, ये क्यू नॉट है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया बात है। इन दोनों के बीच में दूरी आर है। ठीक है सर, ये भी अच्छी बात है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए, अच्छा इसको अपन नाम देते हैं पॉइंट पी, है ना, तो पॉइंट पी पर एक चार्ज रखा हुआ है क्यू नॉट। ठीक है सर, इनके बीच की दूरी आर है। अब अगर मैं आपसे पूछूं बताइए फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू क्यू कितना लगेगा, मतलब इस वाले चार्ज पर इसकी वजह से फोर्स कितना, मतलब आप यहां पर खड़े हो जाओ, तो आप पर जो फोर्स लगेगा ना भाई, वो लगेगा कितना, एफ बरोबर के क्यू क्यू नॉट अपॉन में दूरी का स्क्वायर। सही बात है बिल्कुल। इसी को तो अपन एफ कह रहे हैं। ठीक है, तो एफ बराबर क्या हो गया, के क्यू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। ठीक है सर, बहुत बढ़िया बात है। अब ये किस पर फोर्स निकाला अपन ने, क्यू नॉट पर। ठीक है, अब याद करो, छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा ये यूनिटरी मेथड जिसको अपन कहते हैं, याद है कुछ ऐसा यूनिटरी मेथड? क्या होता है यूनिटरी मेथड? जैसे मान लो आपसे ऐसा बोल दिया जाए कि 10 रुपए में 5 चॉकलेट आ रही है, 10 रुपए में 5 चॉकलेट आ रही है, तो बताइए एक चॉकलेट कितने रुपए में आएगी? तो कैसे निकालते थे अपन, 10/5 चॉकलेट कर दिया करते थे, आगे ना यही करते थे ना। तो 10 रुपए में अगर 5 आ रही है, तो एक चॉकलेट का प्राइस कितना हो गया, 2 रुपया हो गया। सही बात है बिल्कुल। ठीक है सर, इसी तरीके से आपको यहां पर सोचना है कि क्यू नॉट पर क्यू की वजह से इतना फोर्स आ रहा है, तो बताइए फोर्स ऑन यूनिट चार्ज कितना होगा, मतलब एक चॉकलेट के कितने रुपए लगेंगे, फोर्स ऑन यूनिट चार्ज ड्यू टू क्यू। तो कैसे निकालेंगे अपन लोग, नंबर टोटल रुपीस को डिवाइड कर देंगे, किससे डिवाइड कर देंगे, चॉकलेट से, नंबर ऑफ चॉकलेट से, है ना। तो हमें पता लग जाएगा कि 1 रुपए में कितनी चॉकलेट आएंगी, तो ये हो जाएगा कितना, के क्यू बटे में आर स्क्वायर के बराबर, ये आएगा। आगे ना, नहीं सर थोड़ी सी बात ना जमी नहीं मेरे को। देखो मैं इसको दूसरे तरीके से भी आपको समझा देता हूं, लेकिन पहले तो ये लाइन पढ़ो आप, क्यू नॉट पर क्यू की वजह से इतना फोर्स, ध्यान से सुनना, क्यू नॉट पर तुम्हारी वजह से, ऐसा समझो तुम क्यू हो और तुम्हें किसी क्यू नॉट पर फोर्स लगाना है, तुम्हारी वजह से क्यू नॉट पर इतना फोर्स, सोचना ध्यान से, तुम्हारी वजह से क्यू नॉट पर इतना फोर्स, तो बताइए तुम्हारी वजह से यूनिट चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा होगा, ऐसे निकालना है। तो मेरी वजह से क्यू नॉट पर इतना फोर्स, तो यूनिट चार्ज पर लगेगा एफ बाई क्यू नॉट के बराबर। सिंपल सी बात है ना यार। ठीक है, ये जो एफ बाई क्यू नॉट आप देख रहे हो ना बच्चों, इस एफ बाई क्यू नॉट को ही कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये जो एफ बाई क्यू नॉट आपने देखा, इसी को ही कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो बेसिकली आपको करना क्या है, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो ये जैसे चार्ज है क्यू, ठीक है, देखो इसका फॉर्मूला दिख रहा है आपको, ये फॉर्मूला क्या है, के क्यू बाई आर स्क्वायर है। देखो के क्यू बाई आर स्क्वायर को कैसे बनाते हैं अपन, देखो ये दूरी मान लीजिए आर है, ये पॉइंट मान लीजिए पी है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पर ना एक +1 कूलम का चार्ज रखा हुआ है, कितना, +1 कूलम का, तो बताइए ये क्यू इस +1 कूलम पर कितना फोर्स लगाएगा, ये क्यू इस +1 कूलम पर कितना फोर्स लगाएगा। तो आप कहोगे सर फोर्स का फॉर्मूला होता है के क्यू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर, क्यू नॉट की जगह कितना रख दो, 1 कूलम रख दो, तो जैसे आप क्यू नॉट की जगह 1 कूलम रखोगे तो क्या आ गया, के क्यू बाई आर स्क्वायर आ गया। यही तो किया अपन नहीं है सुनो। तो कभी भी आपको अगर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना हो किसी भी चार्ज की वजह से, तो आप वहां पर क्या अज्यूम कर लीजिए कि वहां पर एक +1 कूलम का चार्ज रखा हुआ है।
और उस +1 कूलम चार्ज पर जितना फोर्स लग रहा होगा उसी को ही हम उस चार्ज की उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। फिर से सुनिए, किसी भी पॉइंट पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी हो तो आपको क्या करना है, उस पॉइंट पर एक +1 कूलम का चार्ज मान लेना है और उस +1 कूलम पर उस दूसरे चार्ज की वजह से जितना फोर्स लगेगा उस चार्ज की उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसके बराबर ही होगी। क्लियर है बातें कैसे करना है? तो जिस पॉइंट पर आपको फील्ड की स्ट्रेंथ निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है, आप वहां पर क्या मान लें, +1 कूलम का चार्ज मान लीजिए। ठीक है, इस +1 कूलम पर इस चार्ज की वजह से जो फोर्स लग रहा है बच्चों, उसे ही हम इस पॉइंट पर, इस पॉइंट P पर इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। मतलब KQ/R², मतलब F/Q0। क्लियर है बात? अच्छा सर, ठीक है। तो F/Q0 विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस Q। ठीक है, अब बच्चों एनसीईआरटी में बताइए यही चीज कैसे दी हुई है? ये चीज ऐसे दी हुई है, E बराबर F/Q0 वेयर लिमिट ऑफ Q0 टेंडिंग टू 0, ऐसे बोला है ना, लिमिट ऑफ Q0 इज टेंडिंग टू 0, ऐसे लिखा हुआ उन्होंने वहां पर। इसका मीनिंग क्या है भाई? जैसे आपने लिखा ना टेंडिंग टू 0, तो इसको उन्होंने एक नाम दिया हुआ है टेस्ट चार्ज। क्या बोला हुआ है? टेस्ट चार्ज। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो ये Q0 लेंगे ना, बहुत छोटा चार्ज लेंगे। क्या लेंगे? बहुत छोटा चार्ज। बहुत छोटा क्यों लेंगे? ताकि ये जिसकी वजह से अपन फील्ड की इंटेंसिटी देखना चाहते हैं उस ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को अफेक्ट ना करे। ठीक है, वो इंडक्शन याद है, मैंने आपको बताया था पहले, है ना। तो अगर मान लीजिए कोई एक चार्ज है, उसकी वजह से आपको किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो आपने यहां पर क्या किया, एक बड़ा सा चार्ज रख दिया। तो अगर ये बड़ा सा चार्ज इस पर, इस वाले चार्ज पर कुछ फोर्स लगाएगा इंडक्शन की वजह से, तो इंडक्शन की वजह से ये जो ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन था ना, वही बदल जाएगा। हाँ के ना? इसलिए हम क्या चाहते हैं कि इसका ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन ना बदले, तो यहां पर जो चार्ज रख रहे हैं अपन, वो बहुत छोटा चार्ज रखेंगे। उस छोटे चार्ज को कहा जा रहा है बच्चों टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो अगर ये टर्म आपको याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज E बराबर F/Q0 विल बी आवर एक्सप्रेशन जो हम आगे यूज करने वाले हैं। हालांकि इसका मीनिंग और इसका मीनिंग सेम है, लेकिन अगर आपके बोर्ड में आता है तो बोर्ड में आपको ये लिखना है, और अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करने के पर्पज से लिखना चाहते हो तो आपको इसको ध्यान रखना है, E बराबर F/Q0। मीनिंग एक ही दोनों का, बस वहां पर टेस्ट चार्ज शब्द और जुड़ गया। ठीक है, ओके, क्लियर है यहां तक? तो E बराबर क्या लिखना है अपने को? F/Q0 के बराबर लिखना है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया बात है। तो अगर मान लीजिए मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है पॉइंट चार्ज की वजह से, ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो एक पॉइंट चार्ज की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी, ये हम निकालना चाहते हैं। ठीक है जी, निकालते हैं। देखो ये Q है, और मुझे क्या करना है बच्चों, यहां से R दूरी पर एक पॉइंट दिया हुआ होगा, पॉइंट P। इस पॉइंट P पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है, इस चार्ज की वजह से कितनी होगी। ठीक है, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछी जाएगी ना आपसे, एक पर्टिकुलर चार्ज की पूछेगा। फोर्स के फॉर्मूले में कितने चार्ज आते हैं? 2 आते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के फॉर्मूले में कितने चार्ज दिखेंगे आपको? एक ही दिखेगा। ठीक है, ओके, क्योंकि एक पर्टिकुलर चार्ज की प्रॉपर्टी होती है ये, इस वजह से। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया था, जब भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है आपको क्या करना है, उस पॉइंट पर एक +1 कूलम चार्ज मान लेना है, यही कहा था मैंने। ठीक है, तो यहां पर मैंने +1 कूलम चार्ज मान लिया। अब बताइए ये Q इस +1 कूलम पर कितना फोर्स लगाएगा? ये लगाएगा KQ1/R², ये लगाएगा ना भाई? हाँ बिल्कुल ठीक है। इसी को ही अपन क्या कह रहे हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कह रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया? KQ/R² के बराबर हो गया। ये लीजिए, तो ये एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है, KQ/R², 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 याद कर लीजिए इसको अच्छे से। तो एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होती है? KQ/R² के बराबर होती है। ठीक है सर, इसकी डायरेक्शन कैसे देखेंगे? डायरेक्शन के लिए समझना भैया जो मैं समझा रहा हूं, देखो E का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? E का फॉर्मूला होता है सर F/Q0 के बराबर, यही होता है ना।
अब इसमें से क्यू नॉट कैसी क्वांटिटी है सर? ये तो स्केलर है। और एफ कैसी क्वांटिटी? वेक्टर है। तो जिधर एफ आएगा ना उधर ही ई भी आएगा। तो बस आपको एफ की डायरेक्शन पता करनी है तो ई अपने आप पता लग जाएगा। बिल्कुल ठीक है। तो जैसे मान लो मैं आपसे अगर पूछूं कि ये एक पॉजिटिव चार्ज मैंने यहां पर रख दिया भाई, ये मैंने एक पॉजिटिव चार्ज यहां पर रख दिया, ये लीजिए, और मुझे इस पॉइंट पी पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखनी है। ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात। मुझे इस क्यू की वजह से यहां पर क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। उसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? के क्यू बाई आर स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे अपन। मैंने आपको क्या कहा था कि जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है वहां पर क्या कर दो? एक +1 कूलम का चार्ज रख दो। यही कहा था मैंने। तो सोचिए अगर मैंने यहां पर एक +1 कूलम का चार्ज रख दिया तो बताइए इस +1 कूलम चार्ज पर ये वाला चार्ज किधर फोर्स लगाएगा? अपने आप को यहां पर इमेजिन करो, सोचो अगर तुम यहां खड़े हो तो तुम्हारे ऊपर ये किधर फोर्स लगाएगा? सर ये तो हमको दूर भगाएगा ऐसे। बिल्कुल ठीक है, ओके, सही बात है ना? बिल्कुल। तो ये किस तरफ आ रही है? तो अगर इस चार्ज की वजह से यहां पर फील्ड की इंटेंसिटी देख रहे हैं तो ये क्यू से दूर की तरफ आ रही है, तो अवे फ्रॉम क्यू। बिल्कुल ठीक है, प्लस क्यू से दूर की तरफ आ रही है, हाँ क्या ना? अच्छा, अगर मान लीजिए यहां पर एक और चार्ज रखा हुआ -Q, और अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए इस -Q की वजह से यहां पर जो +1 कूलम चार्ज रखा हुआ है, इस +1 कूलम पर किधर फोर्स लगेगा? सर यहां पर +1 है, यहां पर -Q है, तो माइनस, सोचिए इस +1 कूलम पर -Q किधर फोर्स लगाएगा? अपने आप को +1 कूलम पर इमेजिन करो, सोचो तुम्हारे ऊपर ये किधर फोर्स लगाएगा? सर ये तो मेरे ऊपर मेरी तरफ फोर्स लगाएगा, ऐसे लगाएगा। सही बात है ना? बिल्कुल। तो ये फोर्स की डायरेक्शन हो गई टुवर्ड्स -Q। सही बात है? बिल्कुल, ओके। जो फोर्स की डायरेक्शन आ रही है क्या वही ई की डायरेक्शन भी होगी? बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब इसका ई इधर आ जाएगा और इसका ई इधर आ जाएगा। ये किसका ई है? ये इस +Q का ई है। ये वाला किसका ई है? ये इस -Q का ई है। तो कभी भी अगर हम ई की डायरेक्शन निकालेंगे आगे से तो ध्यान रखना, पॉजिटिव चार्ज की वजह से हमेशा अवे फ्रॉम द चार्ज लिखेंगे, नेगेटिव चार्ज की वजह से ई की डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स द चार्ज लिखेंगे। इसका मतलब अगर मैं पॉजिटिव चार्ज हूं तो मेरी वजह से जो ई आएगा यहां पर वो मेरे से दूर की तरफ लिखना है मुझे, ठीक है? और अगर मैं नेगेटिव चार्ज हूं तो मेरी मेरी वजह से जो यहां पर ई आएगा वो मेरी तरफ लिखना है, मेरी तरफ बनाना है मुझे उसको, समझ गए? पॉजिटिव चार्ज की वजह से हमेशा अवे, नेगेटिव चार्ज की वजह से हमेशा टुवर्ड्स द चार्ज। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। जस्ट अ मोमेंट। क्लियर है भैया यहां तक जो मैंने अभी तक आपको कहा है वो? चलो भाई बहुत बढ़िया, अगर यहां तक क्लियर है तो अभी आगे बढ़ते हैं। एक दो क्वेश्चन करवाता हूं मैं आपको, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना? ये अपन पहले कर चुके हैं इस टाइप का क्वेश्चन, अगर आपको याद हो तो सब याद आ जाएगा, सब याद आएगा। ये ए है, ये ए है, ये आर है, यहां पर एक पॉइंट पी है। तो आपको क्या करना है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है एट पी कितना होगा। तो पॉइंट पी पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताना भाई। अरे सर ये भी कोई क्वेश्चन है क्या? यस बिल्कुल क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या करना है आपको समझना। सबसे पहले तो आप ये देखो कि अगर आपको ई चाहिए किसी भी चार्ज का तो क्या क्या चाहिए? दो चीजें। एक तो जिस चार्ज की वजह से मैं ई निकालना चाहता हूं उसका मैग्नीट्यूड मुझे पता होना चाहिए जो मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है। दूसरा, जिस पॉइंट पर मैं निकालना चाहता हूं वहां तक की दूरी मुझे पता होनी चाहिए। तो अगर मान लीजिए मेरी वजह से किसी पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है तो मुझे क्या क्या पता होना चाहिए? एक तो मेरे ऊपर कितना चार्ज है वो पता होना चाहिए, और जिस पॉइंट पर मैं फील्ड निकाल रहा हूं वो मुझसे कितनी दूर है दूसरा मुझे ये पता होना चाहिए। अच्छा ठीक है सर। क्या हमें ये पता है कि इस क्यू की वजह से ये कितना दूर है? यस बिल्कुल पता है, इतना दूर है, वो अपन निकाल सकते हैं। तो दूरी पता है ही सही, क्यू अपने को पता है ही सही, बस हो गया काम अपना, यही तो चाहिए था अपने को। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ओके ठीक है सर, अभी कर लेते हैं इसको सॉल्व।
यस देखो भाई, ये पॉइंट P है, ठीक है, ये यहां पर Q है, यहां पर भी Q है, ये दूरी A दी हुई है, ये दूरी R है, तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा सर A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर के बराबर। तो बताइए इसकी वजह से यहां पर फील्ड कितना आ जाएगा, तो इसकी वजह से जो फील्ड आ रहा है उसको मैं E1 कह रहा हूं, तो ये आ जाएगा KQ बटे में दूरी का स्क्वायर, मतलब A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये आ जाएगा। एक पॉइंट चार्ज की वजह से इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, KQ बाय R स्क्वायर, दूरी का स्क्वायर, ठीक है सर, ओके। डायरेक्शन किधर आएगी, याद करिए मैंने क्या कहा था कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी वजह से हमेशा दूर की तरफ आएगा, तो इसकी वजह से फील्ड आ गया इस तरफ, ओके। ये भी तो पॉजिटिव चार्ज है, यस, तो इसकी वजह से यहां पर फील्ड निकालोगे, फील्ड निकालने का मतलब क्या हो गया, +1 कूलम मान लो यहां पर, तो सोचो ये क्यू इस +1 कूलम पर किधर फोर्स लगाएगा, ऐसे धक्का मारेगा, ये लीजिए E2 की डायरेक्शन इधर आ गई, क्या E2 का मैग्नीट्यूड भी इतना ही आएगा, तो जवाब है यस। तो ये तो वैसे ही क्वेश्चन बन गया जो अपन ने एफ के लिए किया था, याद है, रिजल्टेंट निकालना है अपने को बस, और कुछ नहीं करना। तो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे इसका, रिजल्टेंट निकालेंगे सर कंपोनेंट मेथड से, तो आइए इसके कंपोनेंट कर लेते हैं। चलिए इसके कंपोनेंट कर लिए जाए। ये एंगल अगर थीटा हो गया ना बच्चों, तो ये वाला भी थीटा हो जाएगा, ओके सर। और अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, और अगर ये थीटा मान लिया ना बच्चों तो ये वाला भी थीटा ही होगा, बिल्कुल ठीक है। इस E1 के भी दो कंपोनेंट कर सकते हैं अपन लोग, यस, एक आ जाएगा इधर E1 cos थीटा, और E1 के इधर कंपोनेंट आ जाएगा E1 sin थीटा, ओके। इसी तरीके से E2 के भी दो कंपोनेंट हो जाएंगे, कौन कौन से दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक तो आ जाएगा इधर E2 cos थीटा, और दूसरा आ जाएगा इधर E2 sin थीटा, बिल्कुल बराबर है। ये दोनों कंपोनेंट आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, ये केवल ये दो बचेंगे। तो बताइए ई नेट कितना हो गया, तो ई नेट की वैल्यू आ जाएगी कितनी, E1 sin थीटा प्लस E2 sin थीटा के बराबर, ये तो होगा। अब दोनों बच्चों E1 और E2 बराबर हैं, तो क्या हम ऐसा लिख दें इसको 2E1 sin थीटा के बराबर होगा, यस बिल्कुल लिखेंगे। E1 2 की जगह पर 2 है, E1 की जगह पर कितना लिखेंगे बच्चों, KQ बटे में A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और साइन थीटा देखो ट्राइंगल से कितना आ रहा है बच्चों, R बटे में अंडर रूट में A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये लीजिए आपका आंसर आ गया। ये तो बिल्कुल वही तो है, फोर्स जैसा ही तो है, बल्कि फोर्स से भी आसान हो गया, वहां तो दो चार्ज आते थे क्वेश्चन में, यहाँ तो एक ही चार्ज होता है। तो कभी भी ई निकालोगे ना तो हमेशा एक सिंगल चार्ज की वजह से निकलेगा, मतलब जिसकी वजह से फील्ड निकालना होता है, फॉर्मूले में केवल वही चार्ज आना चाहिए भाई, है ना, समझ गए बात को, ठीक है सर। और क्वेश्चन करवाओ, और देखते हैं, हटा दूं इसको मैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्यू है, ये माइनस क्यू है, ठीक है जी। यहां पर एक पॉइंट है, पॉइंट पी, ठीक है, ये दूरी बच्चों आपको दी हुई है आर के बराबर, और ये दूरी मान लीजिए आपको दी हुई है एक्स के बराबर, ठीक है। और आपको क्या करना है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है एट पी कितना होगा, चलो निकालते हैं। जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है पहले वहां पर क्या मान लो, +1 कूलम का चार्ज मान, ठीक है सर, बहुत बढ़िया, मान लेते हैं। ट्राई कर लिया आप लोगों ने, अगर यस तो आइए अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन लोग। ये क्यू है, ये माइनस क्यू है, और ये पॉइंट पी है। तो पहले आप ये मान लीजिए कि पॉइंट पी पर एक +1 कूलम का चार्ज रखा हुआ है, मान लिया, ठीक है। या तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो के क्यू बाई आर स्क्वायर, या फिर सीधा ऐसे भी सोच सकते हो कि +1 कूलम का चार्ज रखा हुआ है। सोचिए माइनस क्यू इस पर किधर फोर्स लगाएगा, सर माइनस क्यू तो टूवर्ड्स लगाएगा ना, इस पर ऐसे खींचेगा अपनी तरफ, बिल्कुल ठीक है, तो ये तो आ गया ई माइनस।
तो +1 कूलम पर जो फोर्स लगा उसी को अपन क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी माइनस की वजह से इधर आएगी, वो मैंने आपको पहले कह दिया था कि टुवर्ड्स द चार्ज आएगी। प्लस क्यू की वजह से किधर आएगी सर, ऐसे दूर की तरफ आएगी। ओके, कितनी आ जाएगी, ई प्लस आ जाएगी। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब वैल्यूज निकाल लेते हैं। वैल्यूज कितनी आ जाएगी भाई, देखना जरा। देखो, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, तो ये तो r प्लस एक्स हो गई। यस, बिल्कुल ठीक है, r प्लस एक्स। और यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी भाई, x होगी। तो बताइए प्लस क्यू की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। प्लस क्यू की वजह से आ जाएगा सर के क्यू बटे में दूरी का स्क्वायर। दूरी कितनी है भाई, r प्लस एक्स का होल स्क्वायर। बच्चों हम मैग्नीट्यूड दिखाएंगे, डायरेक्शन अपने कॉमन सेंस से ऑलरेडी दिखा चुके हैं। यस और नॉट। ई माइनस कितना होगा सर, हो जाएगा के क्यू बटे में एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ई नेट कितना हो जाएगा सर, ये दो वेक्टर हमको जोड़ने हैं, दोनों के बीच में एंगल 180 है, तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अब इनमें से बड़ा कौन सा है सर, ई माइनस बड़ा है। क्यों, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर थोड़ा छोटा है, इस वजह से, इसलिए रिजल्टेंट भी उसकी तरफ आएगा। तो अपन इसको लिख देते हैं ई माइनस माइनस ऑफ ई प्लस। ई माइनस कितना भैया, के क्यू बटे में एक्स स्क्वायर, और ई प्लस कितना भैया, के क्यू बटे में आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये लीजिए आपका आंसर आ गया। अब बच्चों इसको सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा, है ना, स्क्वायर इस एलसीएम वगैरह लेकर के सॉल्व किया जा सकता है इसको। यस और नॉट, क्लियर है कैसे करना है ये, आगे बढ़ा जाए यहां से। चलिए इसको नोट डाउन करिए। अब मैं एक क्वेश्चन तुमको देता हूं घर पे करने के लिए, ठीक है। चलो देखो, ये क्यू है, ये माइनस क्यू है, और यहां पर मैंने एक चार्ज रख दिया है। चार्ज क्या, सॉरी, एक पॉइंट है, पॉइंट पी। ये दूरी आर है, या इसको ए बोल देते हैं, ये भी ए है, और ये दूरी आर है। आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। कहां पर, पॉइंट पी पर कितना होगा। ठीक है, ये तुम्हारा होमवर्क है भाई, ट्राई करोगे इसको घर पे। तो पॉइंट पी पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ना, इसको सॉल्व करना घर पे, और फिर कल अपन अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके सर, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, ये लो। ये मान लीजिए कि एक स्क्वायर है भाई, है ना, क्या ये एक स्क्वायर है। और यहां पर अपन ने चार्ज रखा हुआ है क्यू, माइनस क्यू, प्लस क्यू एंड क्यू, और ये पॉइंट है बच्चों पॉइंट पी। और स्क्वायर की ये वाली साइड दी हुई है ए, ये भी साइड है ए। आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, पॉइंट पी पर निकालना है। क्या हम निकाल सकते हैं, तो जवाब है यस, बिल्कुल निकाल सकते हैं, उसमें दिक्कत क्या है, यस और नॉट। तो चलिए निकालते हैं इसको। आप लोग ट्राई करना चाहते हैं, बिल्कुल करिए, आपका अधिकार है ट्राई करना। यस, हो गया भैया ये? चलो ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये दूरी कितनी होगी, ये दूरी हो जाएगी, डायगोनल की लेंथ होती है √2 है, तो ये हो जाएगी a/√2 के बराबर, है ना। ये भी a/√2, इसको मैं r बोल देता हूं भाई, तो ये भी r हो जाएगा, ये भी r हो जाएगा, ये भी r हो जाएगा। सही बात है, बिल्कुल ठीक है। अब याद करिए, किसी भी पॉइंट पर अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी तो दो चीजें चाहिए। क्या क्या, एक तो चार्ज का मैग्नीट्यूड चाहिए, और उसके बीच की, दोनों के बीच की दूरी, दोनों मतलब चार्ज की और उस पॉइंट की दूरी जिस पर मुझे फील्ड निकालना है ना, ये दो चीजें अपने को चाहिए। ये भी, ये पॉइंट पी है, ये क्यू है, ये माइनस क्यू है, ये क्यू है, ये भी क्यू है। ठीक है जी। अब बच्चों अगर ये दूरी आर है ना, तो बताइए, इसको मैं 1 बोल देता हूं, इसको 2 बोल देता हूं, इसको 3 बोल देता हूं, इसको 4 बोल देता हूं ना। तो बताइए 1 की वजह से यहां पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, तो एक पॉइंट चार्ज की वजह से होता है के क्यू बटे में आर स्क्वायर के बराबर। सही बात है, बिल्कुल यस। डायरेक्शन किधर आती है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से हमेशा दूर की तरफ आती है। इसका मतलब ये हुआ सर, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ना, वो इस तरफ आएगा।
यहां से दूर की तरफ, इसको अपन बोल रहे हैं E1। ठीक है, ये बिल्कुल फोर्स की तरह यार, जिस पर फोर्स देखना है हमेशा एरो उस पर जाके बना देते हैं अपन। तो आपको यहाँ पर +1 कूलम का चार्ज मानना है, उस पर फोर्स देखना है, किसकी वजह से, इसकी वजह से, तो ये वाला चार्ज इसको ऐसे धक्का मारेगा। ठीक है ना, ओके, ये तो E1 हो गया। अब E2 कितना होगा? अरे सर E2 भी तो इतना ही होगा। क्यों भाई, क्यों होगा E2 इतना? क्योंकि भाई इसका भी मैग्नीट्यूड क्यों है, इसका भी मैग्नीट्यूड क्यों है, तो मैग्नीट्यूड तो इतना ही आएगा, डायरेक्शन बदल जाएगी बस। डायरेक्शन किधर आएगी याद करो, नेगेटिव चार्ज की वजह से होती है टुवर्ड्स द चार्ज, तो ये हो गया अपना E2। ओके, क्लियर है यहां तक? ठीक है सर। E3 कितना होगा? सर E3 भी इतना ही होगा। क्यों भाई? क्योंकि मैग्नीट्यूड तो इतना ही है। क्यों? डायरेक्शन किधर आएगी, पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम द चार्ज आएगी। ये लीजिए, तो E3 की डायरेक्शन आ गई। ओके, अब इसकी वजह से यहां पर कितना आएगा? सर ये भी तो उतना ही आएगा, E4, बिल्कुल बराबर है। ठीक है जी, डायरेक्शन किधर आएगी, बस डायरेक्शन बताओ। सर पॉजिटिव चार्ज है ना, तो अवे फ्रॉम द चार्ज आएगी, तो अवे फ्रॉम द चार्ज बना दीजिए। ये लीजिए, अवे फ्रॉम द चार्ज बना दिया मैंने, ये लीजिए E4 हो गया। ओके, ध्यान से देखिए, अब मुझे 4 वेक्टर को जोड़ना है, तो कैसे जोड़ेंगे? दो दो को जोड़ देते हैं पहले, है ना। तो सबसे पहले आप इसको और इसको देखो, E3 को और E1 को, ये दोनों अपोजिट भी हैं और बराबर भी हैं, दिख रहा है, इक्वल भी है और अपोजिट भी है, और जब भी दो वेक्टर इक्वल और अपोजिट होते हैं तो उनका रिजल्टेंट 0 हो जाता है। ठीक है, ये वाला और ये वाला, सर ये तो एक ही डायरेक्शन में है, यस, और जब दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो रिजल्टेंट उन दोनों का एडिशन हो जाएगा, तो E2 + E4 कर देना है अपने को। अब E2 और E4 कितना कितना भाई? E2 भी है KQ/R², E4 भी है KQ/R², तो बताइए क्या हो गया? सर ये तो 2KQ/R² हो गया। ओके, अब यहां पर R कितना होगा? तो R की वैल्यू हो जाएगी √2, A/√2 के बराबर, पुट कर दीजिए, तो 2KQ बटे में A/√2 का होल स्क्वायर। ये लीजिए, थोड़ा सा इसको, √2 का स्क्वायर 2 बन जाएगा, ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा बच्चों? 4 बन जाएगा, तो 4KQ बटे में A²। ये लीजिए, आपका आंसर आ गया। समझ गए क्या करना है? 4KQ बटे में A² इसका आंसर हो जाएगा। 4KQ बटे में A² है नीचे, है ना। चलिए, और डायरेक्शन किधर आ रही है? इस तरफ आ रही है। तो उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी यहां तक, यस और नॉट? पक्का? कंफर्म? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन मैं तुमको घर पे करने के लिए दे रहा हूं, है ना, वन मोर क्वेश्चन। इसको नोट कर लीजिए, लेकिन पहले इसको आराम से नोट करिए, स्क्रीन को पॉज करके। चलिए देखो नेक्स्ट। ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है भाई। आपको क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। कहां पर निकालना है? पॉइंट बी पर निकालना। निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ना। ये आपके लिए होमवर्क है, गृह कार्य है। करना बच्चों, इसको ट्राई करके पे एक बार, है ना, अच्छे से। डेफिनेटली आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। कितने इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगे बता सकते हो? पी पर 3। 3 निकालना पहले, कितने कितने आएंगे, और उसके बाद फिर क्या करना? उनका वेक्टर सम कर देना। कर सकते हैं उनका वेक्टर सम, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो भाई, अब अपन पढ़ने वाले हैं बच्चों नेक्स्ट वेरिएबल। वेरिएबल क्या? डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। अगर आपने 11th क्लास में 2 चैप्टर पढ़े हैं इंपॉर्टेंट से, कौन कौन से मैं बता देता हूं अभी। कौन कौन से 2 चैप्टर? एक तो है सेंटर ऑफ मास और एक है रोटेशनल मोशन। इन दोनों चैप्टर्स के शुरुआत में मास के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया जाता है कि एक तो होता है पॉइंट मास, जिसका साइज नेग्लिजिबल होता है, और दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूटेड मास, जिसका मास एक पॉइंट में कॉन्सेंट्रेट ना होकर के बिखरा हुआ होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग एक पॉइंट मास है या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड मास है, तो हम एक डिस्ट्रीब्यूटेड मास है, क्योंकि हमारा मास एक जगह पर कॉन्सेंट्रेट थोड़ा ना, पूरी बॉडी में बिखरा हुआ है। ये पेन एक पॉइंट मास है, डिस्ट्रीब्यूटेड मास है, डिस्ट्रीब्यूटेड मास है, समझ गए? जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड मास और पॉइंट मास का कॉन्सेप्ट होता है, उसी तरीके से पॉइंट चार्ज और डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज का कॉन्सेप्ट होता है।
पॉइंट चार्ज जो कि एक पॉइंट की फॉर्म में होता है, और दूसरा डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, जैसे कि एक रॉड मान लीजिए, उस रॉड पर ऐसे चार्ज आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज बन गया। समझ गए ना बात को, क्या होता है? क्लियर है यहाँ तक? तो अभी तक अपन जो कुछ भी पढ़ रहे थे ना बच्चों, वो इसके बारे में पढ़ रहे थे। अब हमको किसके बारे में पढ़ना है? इसके बारे में पढ़ना है। लेकिन इसके बारे में पढ़ने से पहले आपको कुछ जानना जरूरी है। क्या जानना जरूरी है? सबसे पहले हम लोग यहां पर कुछ टर्म्स को डिफाइन करेंगे। एक होगा लीनियर चार्ज डेंसिटी, दूसरा होगा बच्चों सरफेस चार्ज डेंसिटी या एरिया चार्ज डेंसिटी भी इसको कहते हैं, और तीसरा होगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। है ना, ये तीन चीजें होगी जो आपको डिफाइन करनी होंगी, और इसको फिर मैं आपको अगले लेक्चर में डिटेल में समझाऊंगा। अभी मैं केवल इनको डिफाइन कर देता हूं। इसको हम लोग लैम्डा से लिखेंगे भाई, लैम्डा। तो लैम्डा बराबर क्या हो गया बच्चों? चार्ज अपॉन लेंथ होता है, चार्ज अपॉन लेंथ, मतलब डी क्यू बाई डी एल को लैम्डा कहते हैं। सिग्मा क्या हो गया? चार्ज अपॉन में एरिया हो गया, ये होता है बच्चों डी क्यू बाई डी ए। ठीक। और रो क्या होता है? रो होता है चार्ज अपॉन वॉल्यूम। और ये हो जाएगा बच्चों डी क्यू बटे डीवी। ठीक है, ये डेफिनेशन है इनकी। इनका मीनिंग सिंपल सा इतना है, जैसे यूनिटरी मेथड आप छोटी क्लास में यूज करते थे कि 1 रुपए में कितनी चॉकलेट आएंगी, अगर आपको वो पता है तो 10 रुपए में कितनी आएंगी, 5 रुपए में कितनी आएंगी, 2 रुपए में कितनी आएंगी, 3 रुपए में कितनी आएंगी, वो आप निकाल सकते हो। सही बात है ना? जैसे मैं आपसे बोलूं 1 रुपए में 5 चॉकलेट आ रही है, तो बताइए 10 रुपए में कितनी आएगी? तो आप बोलोगे सर 10 × 5 मतलब 50। एक बोलोगे ना 12 रुपए में कितनी आएगी, आप बोलोगे सर 12 × 5 मतलब 60 चॉकलेट्स आ जाएगी। सही बात है? जो काम वहां पर वो कर रहा है कौन? 1 रुपए में कितनी चॉकलेट आती है, वही काम यहां पर लैम्डा, सिग्मा या रो, इन तीनों में से कोई ना कोई एक करेगा। अब इसको हम कैसे क्वेश्चंस के अंदर यूज करेंगे वो मैं आपको अगले लेक्चर पर सिखाऊंगा। ठीक है ना? बट आज के लिए इतना ही काफी है। तो बच्चों इसको अच्छे से पढ़िए, और जो भी आपको क्वेश्चंस में देता हूं उनको टाइम टू टाइम करते रहिए, और जब भी आपको डीपीपी मिलती है, जब भी मिलेगी, तो आप उसको प्रॉपरली अच्छे से सॉल्व करिए। तो चलिए बच्चों, आज का लेक्चर फिर यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में, लेकिन उससे पहले थैंक यू। चलिए बच्चों, बाय बाय।